नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोहब्बत की नगरी, ताज की नगरी, जी हां, आगरा। और यहां आगरा में आज एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। एक मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ साथ नजर आए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थीं। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, आप नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए, छतों पे देखिए आप। सब यहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इंडिया गठबंधन की मजबूती का एक बड़ा संदेश आज आगरा से पूरे देश में चला गया है। टीवी चैनल भले अपने पर्दे को मोदीमय करते हुए मोदी जी के गुजरात दौरे और समुद्र के नीचे जाकर पूजा करने के दृश्य दिखाते रहे आज दिन भर, लेकिन धरती के ऊपर सियासत की हकीकत कुछ और ही नजर आई। आज आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में उमड़ी जनता ने बता दिया कि सत्ता का सरताज वो इंडिया गठबंधन को ही बनाना चाहती है। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन भी जनता को निराश नहीं करने वाला है, क्योंकि अपने छोटे मोटे मतभेदों को किनारे रखते हुए अब सभी दल सीट शेयरिंग यानी सीटों के बंटवारे को फाइनल करते जा रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों के नाम तय हों और उन्हें चुनाव की तैयारी का वक्त मिले। खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आए हैं, उसके बाद तो बीजेपी की 80 सीटों वाले दावे को बड़ा धक्का लग चुका है। आज की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तरह एक दो धक्के और लग गए तो फिर बीजेपी की उम्मीदों का किला ढहने में वक्त नहीं लगेगा। आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आखिरी दिन था और आज अखिलेश यादव ने इसमें भागीदारी करके आखिरी बॉल पर सिक्सर मारने जैसा काम कर दिया है, जिसके बाद मैच में जीत पक्की हो गई है। अखिलेश यादव का इस यात्रा में स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए सबसे पहले उसे सुन लेते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब एक ही मंच पर नजर आए और यहीं पर हमारी टीम थी जो लगातार दिन भर आपने उनके जरिए हमारे चैनल के जरिए आपने सारा जो घटनाक्रम है उसको लाइव देखा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक मंच पर। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। 1 साल हुए हमने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चली। समुद्र के तट से हम शुरू हुए, हिमालय की बर्फों तक हमारी यात्रा गई और यात्रा के अंदर से एक नारा आया, एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जैसे ये भीड़ है, उस भीड़ में से एक व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे कहता है, राहुल जी मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने पूछा, भैया बताओ मैं क्या कर रहा हूं। कहता है, राहुल जी आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हो। और यही हम अब मिलकर अखिलेश जी, प्रियंका जी, इंडिया गठबंधन, हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जो हिंदुस्तान में नफरत फैलाई गई है, जो भाई को भाई से लड़ाया गया है, जो भाई और भाई को डराया गया है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना है, मिलकर खड़ा होना है। और ये देश जो है ये नफरत का नहीं है, ये मोहब्बत का देश है। सही बात है, मोहब्बत का देश है या नफरत का देश है? मोहब्बत का देश है ना। तो पहली लड़ाई नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। मैं आपसे पूछता हूं, नफरत को नफरत से काटा जाता है? नहीं, नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। सही बात। नफरत को किस चीज से काटा जाता है? सुना नहीं मैंने? ये मोहब्बत से काटा जाता है और हम इनकी नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। तो मोहब्बत की नगरी में मोहब्बत की बात करते हुए राहुल गांधी यहां आप सुन रहे थे, और नफरत पर जीत कैसे हासिल की जाती है, नफरत को कैसे काटा जाता है, नफरत को नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से काटा जा सकता है, ये बात कहते हुए राहुल गांधी इंटरेक्ट करते हुए, लोगों से जुड़ते हुए, लोगों के बीच अपनी बातों को पहुंचाते हुए, उनकी बातों को अपने कानों तक सुनते हुए, सुनाते हुए, ये सब कुछ अभी आप राहुल गांधी को देख रहे थे। बहुत ही इंटरेक्टिव भाषण आजकल राहुल गांधी देने लगे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है दोस्तों कि बदलाव की बहार है और यूपी तैयार है। और
उसके साथ साथ एक फोटोग्राफ भी राहुल गांधी ने जारी किया है, उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, बदलाव की बहार है, यूपी तैयार है और जो भीड़ वहां का जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ट्वीट इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट था। वहीं कल की तरह आज भी प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी को घेरते हुए जनता को ललकारा कि वही बदलाव लाए, यानी जनता बदलाव लाए। और इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने इस यात्रा में उमड़े जन सैलाब को दिखाते हुए एक ट्वीट किया है। जरा उस ट्वीट को, प्रियंका गांधी के ट्वीट को स्क्रीन पे ले आइए। प्रियंका गांधी यहां लिखती हैं कि जनता जनार्दन का यह सैलाब क्यों उमड़ा है? क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार और पेपर लीक से सुरक्षा नहीं है, भविष्य की उम्मीद नहीं है, किसानों के लिए उचित सुविधा और उचित दाम नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है, वंचितों के लिए हिस्सेदारी नहीं है। जो भी देशवासी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट और अन्याय से पीड़ित है, उसके लिए न्याय नहीं है। हम लड़ेंगे हर अन्याय के खिलाफ, जन जन को न्याय दिलाने के लिए, न्याय का हक मिलने तक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये जो स्लोगन है, ये काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, न्याय का हक मिलने तक। और इसी बात को यहां आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी, और इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी अपनी और राहुल की एक फोटो के साथ शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, देखिए अखिलेश यादव लिख रहे हैं, नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है। जी हां, नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है। ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। जी हां, ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ एक गाड़ी पे सवार, और ये बात लिखते हुए अखिलेश यादव नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है। इसके बाद भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, और अगर उस ट्वीट को भी ला सकते हैं स्क्रीन पे तो उस ट्वीट को भी लाइए। देखिए, लिख रहे हैं अखिलेश यादव, कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियासत में। जी हां, कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियासत में, मातम छा गया तब नफरत की सियासत में। राहुल गांधी के साथ अलग अलग तस्वीरों में अखिलेश यादव, और इस ट्वीट को देखकर आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव भी आज काफी उत्साहित थे। और ये यात्रा थोड़ी दूर आगे, लगभग 10 किलोमीटर तक इस यात्रा के साथ साथ हमारी टीम भी थी। और मजेदार बात आपको बताऊं दोस्तों, हमारी टीम जो जिस बस पे सवार थी, जिस बस की छत पर बुशरा खानम हमारी सहयोगी वो थी, और पूरी टीम थी, और इकरार थे सब तमाम हमारी टीम के लोग सदस्य, और जिस बस पे सवार थे वो बस थी समाजवादी पार्टी की। 8-10 किलोमीटर आगे जाने के बाद ये कारवां, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां जो है वो आगे बढ़ा राजस्थान की ओर, और इनका जो कारवां था पीडीए जो लेकर निकले हैं अखिलेश यादव, वो कारवां फिर वापस अपने उत्तर प्रदेश में दूसरे शहर की ओर। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा, जो आगरा में मोहब्बत की नगरी जो है आगरा, और उस मोहब्बत की नगरी से एक मोहब्बत का पैगाम देते हुए यहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है ये भी जरा सुन लेते हैं। अखिलेश यादव ने सबसे पहले प्रियंका गांधी भाषण दी, प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव, और उसके बाद राहुल गांधी आए बोलने के लिए। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है उसकी एक बानगी आप सुन चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये आगरा शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की
अखिलेश यादव जब भाषण देने आए, उनसे पहले प्रियंका गांधी जब भाषण देने आई तो थोड़ा वहां माइक की आवाज अच्छी नहीं आ रही थी, इसलिए ये बाइट आप अच्छे से नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां बता दिया है कि ये आगरा है जो दिलों को दिलों से मिला देता है, और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दिल मिल चुके हैं। लेकिन मोहब्बत की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने रालोद और बसपा के कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं हिलाकर रख दिया, और इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल और बसपा के कार्यकर्ताओं ने भी इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव में शिरकत की। अब ये जो देखिए तस्वीर, ये चल रहे हैं, पीछे एक आपको झंडा दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, जय भीम लिखा हुआ, और वो बसपा के जो लोग हैं वो ऐसे झंडे का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ये यात्रा थोड़ा और पहले गई थी, मैं कहूंगा अपने साथियों को, प्रोडक्शन की टीम को, कि जब ये यात्रा अलीगढ़ में थी और वहां से निकली तो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने कैसे स्वागत किया था, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इस यात्रा में आज एक ऐतिहासिक दिन, और यहां राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत में लोकदल के कार्यकर्ता, साथ में ये यात्रा आगे बढ़ रही है लोकदल के कार्य। और ये देखिए माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलीगढ़ आगमन पर लोकदल समर्थन व स्वागत करता है। जिला कार्यकारिणी अलीगढ़, देखिए चौधरी सुनील सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कर रहे हैं लोकदल स्वागत, और इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह दोनों की तस्वीर। तो आप देख सकते हैं कि क्या तस्वीर है, क्या कुछ है। जयंत चौधरी आज परेशान जरूर होंगे, और उधर परेशान होंगी बहन मायावती भी। लेकिन इस तरह के नेताओं ने अपने नेताओं तक ये पैगाम इन दोनों ने पहुंचा दिया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मोहब्बत की दास्तां उन्हें भी मिलकर आगे लिखनी है, तभी ये देश बचेगा, इस देश का लोकतंत्र बचेगा। ये बात कहीं ना कहीं ये लोकदल के नेता और वैसे ही बसपा के जो नेता कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने बता दिया है कि इस देश को बचाना है तो इस मोहब्बत की नगरी में जो मोहब्बत का पैगाम भेजा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, उसको आप भी स्वीकार कीजिए और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, बहुत कुछ आज का दिन ऐसा था जिसमें कहीं ना कहीं देश की सियासत में कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव आ सकता है। यहां से कैसा बदलाव आ सकता है, क्यों आ रहा है, क्यों आ सकता है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए न्यूज पॉइंट में कुछ और सवालों पर भी हम ध्यान आपका आकृष्ट कराना चाहते हैं, कि जैसे कि क्या आगरा से अब सियासत का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जो देश की भावी राजनीति को बदल देगा। क्या जगह जगह पूजा पाठ करते मोदी अब समझ गए हैं कि इस बार उनका नाम बीजेपी की जीत को मुमकिन नहीं बना पाएगा, इसलिए क्योंकि अभी तक मोदी है तो मुमकिन है का जो नारा होता था, क्या वो नाम जो है कहीं गुम हो जाएगा? क्या मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ तो लेगी लेकिन जीत पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। 2 साथी हमारे सीधे बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। दोनों दिल्ली की सर्दी और थोड़ा मौसम परिवर्तन से दूर बेंगलुरु में हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं। इधर शकील अख्तर जी हमारे साथी हैं, राहुल लाल जी हैं, समीरात्मक मिश्रा साहब हैं हमारे साथ में, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। बेंगलुरु में हैं हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी, इधर आगरा में प्रेम की नगरी में प्रेम मोहब्बत की बहुत बौछार हो गई, और यहां से उत्तर प्रदेश की जो फिजा है वो बदली बदली सी नजर आ रही है, और सियासत में तो भूचाल तूफान नजर आ रहा है। रविकांत जी, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? दूर हैं लेकिन नजरें निगाहें तो आपकी उत्तर प्रदेश में ही टिकी होंगी, और उसमें भी आज अखिलेश यादव, और जबरदस्त भीड़ थी। पूरे दिन हम लोगों ने इसका प्रसारण किया है, और उस भीड़ को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि अब फिजा बदली ही नहीं है, बल्कि अब सत्ता बदलने का भी कहीं ना कहीं यहां से एक पैगाम दिया जा रहा है। कैसे देखा जाए इसको? राजीव जी, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज गुजराती लॉबी को नींद भी आएगी कि नहीं आएगी, और अगर नींद आएगी तो ख्वाब में कहीं आगरा उनको दिखेगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और उनके पीछे जो जन सैलाब है, और जन सैलाब में वो गूंजती हुई आवाजें, वो नारे, और वो नारा जय भीम का है। आगरा दलित राजधानी है। वहीं पर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी, जिनको हटा कर बीजेपी लाई थी,
और ये मैसेज दिया गया उस जाटव समाज में कि साहब वो मुख्यमंत्री हो सकती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? अजय सिंह विष्ट यानी योगी आदित्यनाथ। तो वो दलित समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और उस आगरा में आज राहुल गांधी थे जिन्होंने उस पूरी भरो न्याय यात्रा के जरिए दलितों के सवाल को, आदिवासियों के मुद्दे को और पिछड़ों के जो अधिकार हैं, चाहे वो जनसंख्या और जातिगत जनगणना का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, इसको लगातार वो जो उठा रहे हैं, उसके जरिए वो विश्वास यहां पर सड़कों पर ये सिर्फ लोग नहीं है राजीव जी, ये जन विश्वास है। और जन विश्वास जब उमड़ता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला करके रख देता है। और आज मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश से, मैं वहीं की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश से तो भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिल गई होंगी, क्योंकि बंगाल से आप कई सीटें हारने जा रहे हैं जो पिछला आपने जो प्राप्त किया था जी। कर्नाटक में दहाई का अंक नहीं छूने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वही स्थिति, और वही स्थिति बिहार में भी है नीतीश कुमार के आने के बावजूद। तो मोदी जी भरपाई कहां से करेंगे? उनका निशाना केवल उत्तर प्रदेश था और वो सोच रहे थे कि 80 में से 80 सीटें अगर यहां से मिलती हैं तो वो शायद तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन आज की इस जोड़ी ने, और राहुल गांधी तो कई दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, पूरे माहौल को, पूरी हवा को बदल करके रख दिया है। और अब ये उत्तर प्रदेश कह रहा है, उसकी जमीन कह रही है, लोग कह रहे हैं, और वो जमीन कांशीराम की है, वो जमीन सामाजिक न्याय की है। दलित पिछड़े जिस तरह से वहां पूरे आइडियोलॉजी के साथ वो समझते हैं कि संविधान का मतलब क्या है, वो जानते हैं कि राजनीति में सत्ता का क्या मतलब है, और वो राहुल गांधी के पीछे इसलिए खड़े हैं, चाहे आरएलडी बीजेपी के साथ जा रही हो, लेकिन वो खड़े हैं। जहां बीएसपी के मायावती ने नहीं बोला है, लेकिन वो खड़े का मतलब है रहे हैं कि हमें किधर जाना है, और ये राहुल गांधी की यात्रा उसकी तायद कर रही है, उस दिशा को निर्धारित कर रही है, और कि यहां से नरेंद्र मोदी की ख्वाब है वो चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, नरेंद्र मोदी के ख्वाब, तीसरी बार सत्ता पर काबिज होना उनका ख्वाब है और इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी ने अपने इस दूसरे कार्यकाल का आखिरी मन की बात उन्होंने की है, और उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कि अब 3 महीने हम मन की बात नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव का वक्त है, लेकिन उसके बाद फिर आएंगे, लाल किले की प्राचीर पे भी आएंगे और मन की बात करने भी आएंगे। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो समुद्र में डुबकी लगाकर पूजा पाठ भी करते हैं, वो भी आज आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन धरातल पे जो कुछ हो रहा था, धरातल की धरती की हकीकत क्या है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा से क्या पैगाम मिला है और क्या देश की सियासत में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ये सब हम समझ रहे हैं। जरा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास में। शकील जी, किस हिसाब से देखा जाए आगरा की इस रैली को, और यहां पर एक पैगाम इस देश को देते हुए इंडिया गठबंधन, उसकी मजबूती, और यहां से आप क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव का आना और इस भाषण में, हालांकि उनकी आवाज थोड़ी सी अच्छी उस समय नहीं आ रही थी, लेकिन इस भाषण को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच, और जैसे ट्वीट करके लगातार चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम दोनों साथ साथ हैं और बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, वैसा नहीं जैसा 2017 के चुनाव में यूपी के लड़के लड़े थे। कैसे आप देखते हैं और कितना मजबूत इस गठबंधन को देखते हैं आप, और यहां से इंडिया गठबंधन क्या कुछ आगे करता हुआ दिखाई देता है, कितना मजबूत चुनावी लड़ाई लड़ता हुआ दिखाई देता है? शकील अख्तर जी। भारत के भविष्य का एक हिस्सा आज हम सब आगरा में देख रहे थे। आपने ट्वीट का जिक्र किया तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट और किया था। ये जो भीड़ है, ये जो युवा है और युवाओं का आंदोलन हुआ, तो अखिलेश ने कहा कि 80 क्या, अगर 800 सीटें भी यूपी में होती तो जनता जो है वो सब की सब इनको हरवा देती और हमको दे देती। इसका मतलब कि जनता के अंदर जो डर खत्म हुआ है, उस डर को खत्म होने से आज अखिलेश, राहुल, प्रियंका और यूपी के बाहर बाकी दूसरे दलों में भी एक बड़ा जो है विश्वास और हिम्मत पैदा हुई है।
आप देखिए कि बिहार में भी इसी तरह तेजस्वी, उन्होंने हिम्मत दिखाई, राहुल के साथ आए, राहुल की गाड़ी ड्राइव की, और आज आखिरी दिन अखिलेश यादव राहुल के साथ, प्रियंका के साथ यात्रा में शामिल हुए और यहां से उन्होंने बड़ा संदेश दिया। क्या संदेश है वो? बहुत सटीक, और जिसे कहते हैं ना, जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। मोहब्बत के शहर में मोहब्बत की दुकान, जनाब ये आगरा है, यहां पे बिछड़े हुए दिल मिल जाते हैं, टूटे हुए दिल मिल जाते हैं। मतलब अभी तक यूपी के बारे में ही गोदी मीडिया और बीजेपी सबसे ज्यादा संदेह प्रकट कर रहे थे कि सब यूपी में समझौता नहीं होगा, अखिलेश नहीं मानेंगे, अखिलेश कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे। और सबसे पहला समझौता जो है वो यूपी में ही हुआ, बिछड़े हुए दिल मिल गए। और ये दिल इसलिए मिले कि जनता ने इन सबको मजबूर कर दिया। हम जो अभी अखिलेश की बात कर रहे हैं, जो तेजस्वी की बात कर रहे हैं, इसमें आप केजरीवाल को भी शामिल कर लीजिए, ममता को भी शामिल कर लीजिए। सब जो है आज की तारीख में ये समझ गए हैं कि अकेले अकेले अगर लड़े या अकेले अकेले अगर रहे तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्हें समझौते से पहले कह दिया गया था कि अगर समझौता करोगे तो गिरफ्तार हो जाओगे, और नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बंगाल में किस तरह से हो रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मणिपुर नहीं गए, पहलवान लड़कियों से मिलने नहीं गए, कहीं नहीं गए, लेकिन बंगाल जा रहे हैं। क्या मैसेज है कि बंगाल के अंदर जो है उसी नफरत की दुकान को और आगे बढ़ाना। राहुल आज यही कह रहे थे, यही सवाल पूछ रहे थे कि बताओ नफरत को किससे हराया जा सकता है। राहुल की पूरी यात्रा या राहुल की पूरी राजनीति या आज देश में जो कुछ हो रहा है उसे इसी बिंदु से एक हम समझ सकते हैं कि नफरत वो फैला रहे हैं, और राहुल और अब उनके साथ तेजस्वी, अखिलेश, ममता, केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव, हेमंत सोरेन, ये सब मिल गए हैं जो भारत का भविष्य है। अब वो इस नफरत को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए मोहब्बत के साथ आ रहे हैं, और वो मोहब्बत जनता के दिलों में है। तो आप ये समझ लीजिए कि आज जो है यूपी ने वो टर्निंग पॉइंट दिखा दिया जिसकी उम्मीद या जिसके लिए इतने दिनों से प्रयास हो रहे थे। अगला चुनाव यहीं से शुरू होने वाला है, जहां पे राहुल जो है उस खड़े हुए हैं और उनके एक तरफ तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं और बाकी सारे नेता जिनके हमने नाम गिनाए थे। अच्छा, इन लोगों का महत्व क्या है, हम इनका नाम क्यों ले रहे हैं, थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है। देखिए, अखिलेश ने अपने कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे कुछ ऐसे काम किए हैं जो आज युवाओं को याद है, और जो अखिलेश ने कहा कि 80 क्या 800 सीटें भी होती तो ये युवा मुझको दे देते, ये युवा गठबंधन को दे देते। वो इसलिए कहा कि अखिलेश ने उस समय जो लैपटॉप बांटे थे वो आज भी लोगों को याद है। उन लैपटॉप से इन लड़कों ने आज पढ़ाई की है जो पुलिस की भर्ती की परीक्षा देने आए थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, गांव से आके शहर में एक कमरा किराए से लेके रहते हैं, कोचिंग में जाते हैं, और हमारी मदद जो है ये लैपटॉप करते हैं जिससे हम पढ़ रहे हैं। उस लैपटॉप को लेके अखिलेश का बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत उनके ऊपर आलोचनाएं हुई, बहुत टीका टिप्पणी हुई, लेकिन आज सारे लोग याद करते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो अखिलेश ने मदद करी उसके बाद वो फिर हुई नहीं। और इसी तरह तेजस्वी का, ये स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लैपटॉप दे रहे हैं और तेजस्वी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए टीचर दे रहे हैं। 2 लाख से ऊपर भर्तियां करी है तेजस्वी ने, 2 लाख से ज्यादा टीचरों को, और पूरे देश से। रोकना चाहूंगा शकील जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त राहुल गांधी धौलपुर पहुंच चुके हैं और वहां वो भाषण दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। धौलपुर में राहुल गांधी, सीधे लाइव वहां से हम जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। धौलपुर में राहुल गांधी
राहुल गांधी ये जो यात्रा है अब उत्तर प्रदेश से, जैसा आप जानते हैं, राजस्थान की ओर बढ़ी थी और वहां राहुल गांधी की यात्रा पहुंच चुकी है। प्रियंका गांधी अभी बोल रही थी, प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी वहां अब भाषण देने की शुरुआत हो रही है। जरा सीधे वहां ले चलते हैं जल्दी से आप लोगों को, और क्या कुछ राहुल गांधी, बहुत छोटा भाषण राहुल गांधी देते हैं आप जानते हैं, और चूंकि ये यात्रा पहुंची है, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे राहुल गांधी, सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं। अभी उत्तर प्रदेश खत्म हुआ है और अगले दिनों में हम राजस्थान से गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र जाएंगे। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि अलग अलग तरीके के देश में अन्याय हो रहे हैं। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय। और हम देश के सामने ये बात रखना चाहते थे कि देश में फायदा सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है और जो आम लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, युवा हैं, उनको देश की प्रगति में कोई भागीदारी नहीं मिल रही है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। हम 6-7 घंटे यात्रा में चलते हैं और फिर शाम को 15 मिनट भाषण देते हैं। वही हमने पिछली यात्रा में किया था। आने वाले दिनों में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे। आप सबका यहां दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए। शाम का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, सीधे धौलपुर पहुंच गए हैं और आने वाले समय में हम आपके साथ राजस्थान में चलेंगे, और दिल से नमस्कार और धन्यवाद कह रहे हैं। यहां राहुल गांधी यानी यात्रा उत्तर प्रदेश पूरा कर चुकी है और अब आगे बढ़ चुके हैं राहुल गांधी, और यहां से लगभग 4 दिनों का, शकील जी आप बेहतर बताएंगे कितने दिनों का विश्राम है इसमें। राहुल गांधी कैम्ब्रिज भी जाने वाले हैं, 2 दिन शायद कैम्ब्रिज में रहने वाले हैं, उसके बाद वापस आने वाले हैं। तो बहुत सारी बातें, जरा क्या कुछ आगे की इनका जो शेड्यूल है वो बताइए। जी हाँ, वही आप जो कह रहे थे, 4 दिन का नहीं, वो दरअसल 5 दिन का ब्रेक हो जाएगा। 5 दिन का ब्रेक है और 2 मार्च से यात्रा मध्य प्रदेश से आगे बढ़ेगी। दरअसल ये जो धौलपुर है, यूपी और मध्य प्रदेश के दोनों के बॉर्डर पे है ये, तो यहां से यात्रा मध्य प्रदेश में होते हुए फिर राजस्थान में जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि अखिलेश ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए यूपी में लैपटॉप बांटे ताकि वो पढ़ सके, मेहनत कर सके, और तेजस्वी ने बिहार में छात्रों को पढ़ाने के लिए टीचर नियुक्त किया। यूपी से बहुत बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां बिहार में ज्वाइन करे हैं, बहुत बड़ी तादाद में। इसको कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है क्योंकि वहां पे जो है तेजस्वी ने एक बहुत बड़ा काम किया। हालांकि थोड़ा सा बिहार के लोग उससे वो भी हुए, लेकिन कोई उससे ज्यादा फर्क तेजस्वी के उसमें नहीं पड़ा कि उसने पूरे देश के युवाओं को आने का मौका दिया कि आप आइए, और एक पारदर्शी नीति, एक पारदर्शी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसके जरिए करवाई, और मीडिया ढूंढता रहा कि कोई कमी निकल जाए, उसमें कोई कमी नहीं निकली। यूपी में तो पेपर लीक हुआ, कैंसिल करना पड़ा, मगर बिहार में कुछ नहीं हुआ। और बिहार में लोगों को नौकरी देने के बदले में तेजस्वी की नौकरी चली गई, लेकिन तेजस्वी ने स्वीकार कर लिया। ये आप समझिए कि पूरे देश में ये मैसेज दिया कि ये कल का लड़का तेजस्वी लाखों नौकरी दे सकता है। शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था, आरजेडी के पास, और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तो ये लाखों नौकरी दे सकता है। और हम 10 साल में हमने नहीं दी, और जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, उस डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों ने नहीं दी, क्योंकि हम देते भी नहीं है और हम देना भी नहीं चाहते। तो ये जो है एक बहुत बड़ा फर्क, जिसको अब तेजस्वी किस तरह उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में जो उनकी रैलियां हो रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं उसने। इतनी भीड़ आ रही है क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये लड़का विकास कर सकता है, इसके सामने कॉन्सेप्ट है, और उसने दिखाया। केवल भाषण नहीं दिए कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा मैं, ये नहीं कहा उसने दे के दिखा दिया। उसने, अखिलेश ने लैपटॉप बांट के दिखा दिए कि सरकार बांट सकती है, सरकार क्या नहीं कर सकती। और वो लैपटॉप कितने यूजफुल हुए वो आज तक यूपी के लड़के और लड़कियां बता रहे हैं, समझ रहे हैं।
तो ये जो दास्तान है, ये नए भारत के भविष्य की लिखी जा रही है। ये वो दास्तान नहीं है जिसको मोदी जी कह देते हैं कि 1000 वर्ष का भारत का भविष्य, अगले 1000 साल का बता रहे हैं या बताएंगे जी। पिछले 5000 साल का। आज के वर्तमान की बात नहीं कर रहे। और युवा के पास, युवाओं के परिवार के पास शाम को खाने की रोटी की व्यवस्था नहीं है। आप उसको 5000 साल पीछे ले जा रहे हो, 1000 साल आगे ले जा रहे हो, लेकिन आज की बात आप नहीं कर रहे। जो राहुल कहते हैं कि आज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी है, वो यूपी में बता दिया छात्रों ने, युवाओं ने, कि उसके खिलाफ उन्होंने कितना बड़ा आंदोलन किया और सरकार को मजबूर कर दिया कि वो परीक्षा कैंसिल करे। यहां ये बात याद रखना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य एक दिन पहले तक कहते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आदमियों को वह गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में, पुलिस हथकड़ी डालकर ले जाती हुई दिखाई गई है कि देखो ये झूठा प्रचार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। वो लड़के चिल्लाते रहे कि साहब देखिए कि मोबाइल के अंदर पेपर है, उसके उत्तर है। 150 सवालों में से हमने बहुत मेहनत करी है, हम 115 से ज्यादा सही उत्तर कोई नहीं दे सकता, मगर वो 150 के 150 दे रहे हैं कि उनके पास उत्तर है। तो हम कैसे सिलेक्ट होंगे? हम किस मुंह से अपने गांव जाएंगे? हमारे माँ बाप ने किस तरह हमको पढ़ाया है और इस परीक्षा की तैयारी करवाई है। 400 रुपए फीस थी, करीब 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म खरीदा होगा। शकील जी, जरा उन सब पे हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। थोड़ा शॉर्ट करें क्योंकि आज हमारे तमाम साथी, पैनल साथी भी बहुत हैं और चर्चा को समय पे ही खत्म करना है। उस लिहाज से भी जरा जल्दी आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में आप लोग अपनी बातों को रखिएगा। समीरात्मज मिश्रा जी, आपके पास आना चाहता हूं। समीरात्मज जी, आपसे समझूं कि ये जो कुछ चल रहा है और ये यात्रा उत्तर प्रदेश में कितना रंग लाई है, राहुल गांधी के लिहाज से भी देखा जाए, न्याय यात्रा के हिसाब से भी देखा जाए समीर जी, और साथ साथ ये भी कि अब चूंकि इसमें साथ मिल चुका है अखिलेश यादव का, तो ये अब, और चूंकि यात्रा जा चुकी है, लेकिन क्या कुछ यहां छोड़ चुकी है और यहां से क्या सचमुच जो एक पैगाम देने की कोशिश अपने मतदाताओं के बीच एक जोश भरने की, कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने की जो कोशिश राहुल गांधी ने की होगी, सोची होगी, क्या उसमें यहां सफल नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? और क्या आज जो दोनों लड़के, यूपी के लड़के जो एक साथ एक मंच पे आए, इससे क्या कुछ पैगाम, क्योंकि हम लोग 17 में देख चुके हैं, उसका उतना बेनिफिट नहीं मिला था। अब 2024 का चुनाव है, वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है, कुछ यहां दिखाई देता है? क्या कुछ आप देखते हैं? जी, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चीज दिखाई पड़ रही है, बहुत बड़ा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। और ये केवल यहाँ जो आगरा में हम लोग भीड़ देख रहे हैं वही नहीं है। जो आपने कहा कि ये यूपी के जो 2 लड़के हैं, तो इन 2 लड़कों के साथ यूपी और बिहार के, यूपी के ही अगर हम परिदृश्य में बात करें, अब यात्रा आज यूपी में उसका समापन हुआ है, तो यूपी में ये जो लड़कों, छात्रों, युवाओं का एक जो जुड़ाव दिखाई पड़ा है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ, जो अब गठबंधन का परिदृश्य पूरी तरह से जब साफ हुआ है, उसके साथ ये चीजें इस तरीके से हम लोग जो देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका एक महत्व है, मकसद है। आप ये देखिए, अभी शकील साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एक दिन पहले तक, कल उनका एक ट्वीट था जिस पर मैंने भी कमेंट किया था, उस पर उनको पता ही नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। यानी इस चीज को कितना दबाया जा रहा था, दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसका यही असर है कि आनन फानन में, चूंकि मुख्यमंत्री जी बनारस में प्रधानमंत्री जी के साथ व्यस्त थे, इसलिए वो तुरंत कोई एक्शन नहीं ले पाए। लेकिन आते ही आपने देखा कि आनन फानन में उस परीक्षा को कैंसिल करने की घोषणा कर दी। हालांकि ये उनके फेवर में भी है, वो लोग चाह भी रहे हैं, चूंकि ये आपको पता है कि 2018 के बाद ये वैकेंसी निकली थी, और ये पता नहीं संयोग है या फिर ये प्रयोग है कि किसी न किसी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कोई वैकेंसी वहां निकाली जाती है जो बड़े पैमाने पर, और भर्तियां किस तरीके से होती हैं उसका भी उदाहरण आज हम लोगों को दिखाई पड़ा कि 1700 नियुक्तियां पूरे प्रदेश में जब की गई, तो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन में देकर के उसका प्रचार प्रसार किया गया कि ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। बहरहाल, इसका जो सबसे बड़ा संदेश दिखाई पड़ रहा है वो ये है कि जिस तरह से युवाओं का एक भरोसा दिखाई पड़ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, ये जो इंडिया गठबंधन है, हम उसको पार्टियों से जोड़ करके ना देखें। और आपने आज की चीज, एक चीज और दिखाई, आपने दिखाया अभी, आप जब लाइव दिखा रहे थे तो उसमें बहुत सारे दूसरी पार्टियों के लोग और अपना समर्थन देने के लिए वहां डटे हुए थे।
जी। जयंत चौधरी ने आज अपनी पार्टी के विधायकों की मथुरा में, आगरा के पास में ही मथुरा है, वहां पर एक बैठक की थी, क्योंकि 27 तारीख को उसके राज्यसभा के चुनाव होने हैं। उसके बाद उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत की तो जयंत चौधरी की बॉडी लैंग्वेज देख करके आपको पता लगा होगा कि जयंत चौधरी को अपने फैसले पर कितना फक्र हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है। वो साफ दिखाई पड़ रहा है। 15 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से भारत रत्न दिए हुए चौधरी चरण सिंह जी को, और ये बिल्कुल ये सही सूचना है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, सारे वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, सबको पता होगा कि जयंत चौधरी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग का समय लगातार मांग रहे हैं और उनसे कोई बड़ा नेता अभी तक मिला नहीं है। एनडीए में उनको शामिल करने तक की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यही नहीं, अभी उनका ये टेस्ट लिया जा रहा है कि आप राज्यसभा के चुनाव में अपने सारे एमएलए जितने आपके हैं विधायक, उनका वोट आप दिलवा पाते हैं कि नहीं। इसके बाद तय होगा कि आप एनडीए में शामिल होने लायक है या नहीं। इन परिस्थितियों से, इन परीक्षाओं से अभी गुजरना है जयंत चौधरी को, और उस स्थिति में उनको मिलेगा क्या लोकसभा की 2 सीटें। तो ये आज जो उन्होंने बातचीत की और कुछ पत्रकारों ने उनसे इस यात्रा को लेकर के भी सवाल किया, तो जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो जवाब देते समय उनका जो एक तरीका था, वो देख करके लग रहा था कि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि शायद गठबंधन की स्थिति ये होगी और खुद उनकी गठबंधन से निकलने के बाद स्थिति ये होगी। यद्यपि अगर इसका अंदाजा उन्होंने नहीं लगाया तो मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक कमजोरी है। इसका मतलब वो राजनीति नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सबको पता था कि एनडीए में शामिल होने के बाद आपका हश्र क्या होने वाला है। तो ये जो समर्थन है और जिस तरीके से 400 और 370 पार और 400 पार का नारा दिखाई पड़ रहा है, वो ये बता रहा है कि ये नारे ये आत्मविश्वास में दिए जा रहे हैं, चरम आत्मविश्वास में दिए जा रहे हैं, अति आत्मविश्वास में दिए जा रहे हैं, या फिर मौजूदा सीटों की टैली तक भी ना पहुंच पाने की हताशा में ये दिए जा रहे हैं। ये जो दृश्य हम लोगों ने देखा उससे बहुत स्पष्ट तरीके से ये संदेश मिल रहा है, संदेश दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेश जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जयंत चौधरी का हाल आप जान रहे हैं कि बड़े नेता जो हैं उनसे मिलने तक के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं, या नहीं देना चाहते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 27 तारीख को चुनाव है। चुनाव के बाद क्या कुछ होता है, राज्यसभा का चुनाव, उसके बाद क्या कुछ होता है वो आप तक आएगा। लेकिन खबरें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं आने वाले समय में, और उसी के साथ जो हम कह भी रहे हैं कि सियासत में बड़ा बदलाव यहाँ दिखाई भी दे रहा है, देश की सियासत में। लेकिन देश के 2 लड़के, उत्तर प्रदेश के 2 लड़के आज एक मंच पे और भाषण देते हुए नजर आए, और आप लोगों ने देखा भी, तस्वीरें देखी। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप देख रहे हैं? आप भी बैठे तो हैं बेंगलुरु में, लेकिन क्या कुछ आप देख रहे हैं? बेंगलुरु की क्या हवा है वो भी जरा बताइए, यानी कि कर्नाटक की हवा। हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि 10 सीटें भी आ जाएं तो बहुत हैं बीजेपी को। पिछली दफा तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के बेंगलुरु और दूसरे एरिया के यानी पूरे कर्नाटक से बीजेपी को 2019 में सीटें मिली थी। क्या हाल है, सूरत हाल है जरा, क्योंकि दक्षिण के बारे में, और दक्षिण में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक है जहां ये कहा जाता है कि यहां से बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता है। तो ऐसा है क्या? ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है क्या बीजेपी के लिए? खुशी की कोई घड़ी आ सकती है कर्नाटक से? कर्नाटक में स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी जब हम और आप विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पे आए थे। और आज जहाँ पे जिस संविधान और राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में हम लोग आए हुए, इसके दूसरे दिन आज यहाँ पे एक बड़ी रैली हुई इंडिया गठबंधन की। देखिए, यही ताकत देखिए इंडिया गठबंधन की, और एनडीए से कंपेयर कीजिए इस बात को कि अगर आज इंडिया गठबंधन ही गतिविधियां आप देखेंगे तो आगरा में यूपी के लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ रैली कर रहे हैं यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में। और यहां बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की और दक्षिण भारत के जो घटक दल हैं और वामपंथी दल सीपीआई सीपीएम दोनों, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और डी राजा, और दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं उनके सहयोगी दल,
इनकी बड़ी रैली हुई है जहां पे बैठे हैं उसके थोड़े से पास में, उसी वेन्यू पे। और तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पे निकले हुए हैं, जो लाखों और हजारों की तादाद में वहां पे उत्साह, उनकी रैलियों में एनर्जी दिख रही है। तो ये आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की जो ताकत है, इसको नरेंद्र मोदी अकेले कैसे निपटेंगे, एक बात। दूसरी बात राजीव जी की सड़क की राजनीति हो रही है, रैलियां हो रही है, सड़कों पे लोग निकले हुए हैं, तेजस्वी यादव सड़क पे निकले हुए हैं, उद्धव ठाकरे पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, ममता बनर्जी कम से कम 1 या 2 लोकसभा सीटों पे रोज दौरा करती हैं। आम आदमी पार्टी की अपनी गतिविधियां हैं, दक्षिण भारत की पार्टियों की अपनी गतिविधियां हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और मोदी साहब की तरफ से क्या हो रहा है, अभी कोई मोबिलाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा। दूसरा बात मुद्दों की बात है। मुद्दों की बात यह है राजीव जी कि रोजगार, आर्थिक स्थितियां, जातिवाद जनगणना, भागीदारी के सवाल और सरकार के, मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के सवाल, जिसपे कभी कोई जांच नहीं बैठी, वो सारे सवाल अब घूम रहे हैं इन रैलियों में, जहां पे इंडिया गठबंधन की रैलियां हो रही हैं, चाहे वो आगरा में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या बंगाल में हो। मोदी साहब के पास क्या नैरेटिव है, वो एक धर्म का नारा लेकर चल रहे हैं, जिसका कोई रिस्पॉन्स, जिसका कोई प्रतिक्रिया इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं हो रही है जी। वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो बुनियादी फर्क है वो ये है। और जैसे जैसे चुनाव के तारीखें नजदीक आएंगी, ये गतिविधियां इंडिया गठबंधन की और बढ़ेंगी, इनकी लोकेशंस और बढ़ेंगी। आज आपको 5 जगह दिखाई दे रहा है, इलेक्शन के वक्त 8-10 जगह दिखाई देगा ये जी। तो इस ताकत को मैच करना मुश्किल काम है। एक दूसरी बात राजीव जी, संक्षेप में कहूंगा, इंडिया गठबंधन के लगभग सभी राज्यों में सीटों के तालमेल फाइनल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में फाइनल हो चुका, गोवा में फाइनल हो गया, दिल्ली में फाइनल हो गया, झारखंड में फाइनल हो ही जाएगा, ऑलरेडी गठबंधन एग्जिस्ट करता है, जम्मू कश्मीर में गठबंधन एग्जिस्ट करता है, तमिलनाडु में गठबंधन एग्जिस्ट करता है, केरल में गठबंधन है, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ऑलरेडी है। तो ये सारे गठबंधन की सीटों के तालमेल या तो हो चुके या हो जाएंगे, इसमें कोई विवाद नहीं है। अब जरा मुझे इंडिया गठबंधन, एनडीए का कोई बता दे कि एनडीए में महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटें दे रही है अजीत पवार को और शिंदे गुट शिवसेना को। अकाली दल और बीजेपी का क्या गठबंधन समीकरण है पंजाब में। तो इसके अलावा तो मुझे या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 5 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, बीजेपी 10-11 सीटें मान रही हो। कहां गठबंधन है वहां पे आंध्र प्रदेश में। तो एनडीए की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है जी। एनडीए का भी तो पूछे हम कि भाई वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, उनके पास कौन से गठबंधन है या उनकी सीटों के तालमेल क्या हो रहा है। तो ये बुनियादी फर्क है कि एनडीए में अभी कोई गठबंधन नहीं है, कोई सीट शेयरिंग नहीं है। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग लॉक हो चुकी है, उनकी सड़क पे मौजूदगी दिखाई दे रही है बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तक। तो ये बुनियादी फर्क के साथ अब इलेक्शन का जो पहिया है वो चल चुका है। अब दूसरी, उत्तर प्रदेश में राजीव जी, उत्तर प्रदेश में अगली बार जब आऊंगा तो आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या करेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार अभी थोड़ी देर में आप ज़रूर बताइए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आगे क्या कुछ करने वाला है और कितना परेशान करने वाला है बीजेपी को। राहुल लाल जी, आपके पास भी आना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि ये अब जो हिंदी बेल्ट की बात होती थी, यहाँ से हिंदी बेल्ट और उसमें भी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, यहाँ से क्या कुछ आपको दिखाई देता है और क्या, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अगर कुछ पैगाम जाएगा तो पूरे देश में जा सकता है। 80 सीटें हैं, कम नहीं है। आवाज नहीं आ रही है अखिलेश वहां पे। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में आज जो घटना घटी है वहां पे, और जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव शामिल हुए हैं, और जो तमाम आपने लाइव दिखाया, मैं भी लाइव देख रहा था, जिस तरह से जनता बिल्कुल एकदम करंट की स्थिति थी, एक एनर्जी, सुपर एनर्जी दिख रही थी। चाहे छतों पे देखिए, दुकानों पे देखिए, दूर दूर तक जहां भी नजरें दौड़ाइए, एक जन समूह उमड़ा हुआ था। यह कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी राजीव जी, यह सीधा सीधा जन समूह था, और जिसकी इच्छाएं, हमें लग रहा है कि जो एक अपने शासन से, वर्तमान व्यवस्था से, वर्तमान लोकतांत्रिक स्थितियों से, युवा अपने भविष्य को लेकर जो निराश लोग हैं, उन सबों की इच्छाएं यहां पर नजर आई हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज तो देखिए, आप जो भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही थी कि वो उत्तर प्रदेश के 80 के 80 सीटों पर जीतेगी, क्या इस जनसमूह को देख के हम लोग कोई भी अगर विश्लेषण करते हैं, कोई ये मानने के लिए आज तैयार हो सकता है कि बीजेपी 80 सीट जीत लेगी? 80 सीट तो छोड़िए, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी ने कई सीटों के ऊपर अपनी खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मंगवाई है राजीव जी। जब समझौता हुआ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में, जब समझौता संपन्न हो गया, उस समझौते के बाद जो कई तरह के रिपोर्ट्स चल रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि उन्होंने अपने सारी खुफिया एजेंसियों को लगा दी कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पे कि एक तरह से जीतने वाले पोजीशन में है समाजवादी पार्टी, और उन संख्या जो उनको जो रिपोर्ट मिली है, वो सीटों की संख्या 25 से ऊपर है। आप सोच के देखिए, और उसमें केवल वो संख्याएं शामिल हैं कि जिसमें कांग्रेस को 17 सीट दी गई है, और जो 31 सीटों की सूची एक तरह से समाजवादी पार्टी जारी कर चुकी है। तो यहां पे मामला ये नहीं है, यहां से जो संदेश है वो संदेश बहुत दूर तक जा रहा है। जो झटका है बीजेपी के लिए, वो झटका काफी बड़ा है, इसे समझने की जरूरत है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है, और एक तरफ जन सामान्य के सरोकार के मुद्दे हैं, यानी मुद्दा बनाम चेहरा। यही कारण है कि मुद्दों से मुंह छिपाने के लिए प्रधानमंत्री जी समुद्र के नीचे पाखंड करते हुए, डुबकी लगाते हुए देखे गए। वो कहते हैं कि मैं कोई साहसिक पर्यटन के लिए नहीं गया था, मैं पूजा करने के लिए गया था। वो देखिए पूरा ध्यान भटकाने में लगे हुए थे प्रधानमंत्री जी, कि कहीं उनसे कहीं मुद्दे के सवाल देशवासी उनसे पूछना न शुरू कर दें। सोचिए, कहां तो आगरा में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पर समुद्र में जाकर डुबकी लगा रहे हैं आज ही के दिन। वो अगर हम लोग देखें, राम मंदिर के बाद से प्रधानमंत्री दो छवि बनाने का प्रयास कर रहे थे, या तो दुनिया उन्हें धर्मवीर मान ले भारत के लोग और उनको वोट दे दें। उनके धर्मवीरता का तो शंकराचार्यों ने जो है कि खंडन मंडन कर दिया, तो धर्मवीर तो बन नहीं सके। और वो कितने कर्मवीर बने, उत्तर प्रदेश के जो युवा अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आप 18 घंटा काम मत कीजिए, थोड़ा काम जो है कि आप रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा उससे ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी। आपके 18 और 20-20 घंटे काम करने से हम लोगों का बड़ा नुकसान हो जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ना तो काम में अपना रिपोर्ट ले सकते, ना तो अपने धर्म के क्षेत्र में अपना रिपोर्ट ले सके। और जो टीम इंडिया की पूरी रणनीति रही है, वो रणनीति इतनी अचूक किस्म की रणनीति रही है, जहां पे वो कभी भी बीजेपी के फील्ड में नहीं जा रही, वो एक तरह से बीजेपी के पिच पे नहीं जा रही है। वो अपने मुद्दे वो सेट कर रहे हैं और लगातार उन्हीं मुद्दों पे बने हुए हैं। जो एक तरह से मैं जिस खुफिया रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो जानकारी वहां पे दी गई है राजीव जी, उसके अनुसार जो हमें बीजेपी के कुछ लोगों ने बताया है कि कांग्रेस के 17 सीटों में से कम जो है वो उसमें से 8 सीटों को बहुत मजबूत मान रहे हैं। रायबरेली वगैरह को तो मान ही रहे हैं। माना जा रहा था कि वो उनके रिपोर्ट के अनुसार कि झांसी के सीट को वो हारने वाली थी गठबंधन जो है, लेकिन गठबंधन होने के बाद वो झांसी की स्थिति मजबूत हो गई, बांसगांव सीट की स्थिति मजबूत हो गई। तो इस तरह से कम ये सारे सीटें वो है जो बीजेपी खुद मान रही है कि टीम इंडिया जीतने के कगार पे खड़ी है उसमें। और समाजवादी पार्टी वाली जो लिस्ट है, क्योंकि देखिए हम लोगों को दोनों मुद्दों पे देखना पड़ेगा कि पूरे राज्य की स्थिति कैसी चल रही है और वहां पर सीटवार स्थितियां कैसी आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी वाले सूची में देखिए 2017 का वो लोग उदाहरण देते हैं। 17 की परिस्थितियां तो बिल्कुल अलग थी। उस समय जब यूपी के 2 लड़के मिले थे तो समाजवादी पार्टी तो विधानसभा का चुनाव था राजीव जी, और दूसरी चीज कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अपने मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के घर में जो है कि खुद अपनी टूट फूट की परिस्थितियां मौजूद थी। तो उस चुनाव से इसकी तुलना जो लोग भी कर रहे हैं
वो बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं और तो कोई कर भी नहीं रहा है। तो वहां से लेके यहां तक में परिस्थितियों में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। उन परिस्थितियों को बहुत सख्त रूप से समझने की जरूरत है। और एक चीज मैं लास्ट में कहूंगा इस खंड में कि ये यात्रा जहां अब जो यात्रा राजस्थान की तरफ अग्रसर होगी, राजस्थान से पहले ही ऐसे अजीबोगरीब किस्म के समाचार आ रहे हैं कि राजस्थान के लोग परेशान हैं। अभी गृह मंत्री जी गए हुए थे राजस्थान, उन्होंने 3 मंत्रियों को वहां पे बुलाया और उनसे सवाल पूछा, राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों को। और जब उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया तो स्कूल मास्टर की तरह उन्हें अपने मंच पर 40 मिनट के लिए खड़ा कर दिया। राजीव जी, राजस्थान के लोगों को ये चीजें काफी बुरी लग रही है कि उनके मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उनको कैसे रिमोट कंट्रोल बना दिया गया है, और उनके कैबिनेट मंत्रियों को स्कूल टीचर की तरह अब तो लोग बोल रहे हैं कि मुर्गा ना बना दे, कहीं दौड़ने के लिए बाधा दौड़ में दौड़ने का आदेश न दे दे अमित शाह जी। तो ये स्थिति इनकी उत्तर प्रदेश में बिगड़ चुकी है। इनकी स्थिति अभी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी राजस्थान पहुंची नहीं है। जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के आखिरी दिन हम लोगों ने देखा बिहार में कि वहां पे सारथी बन के तेजस्वी यादव थे और वो एक शानदार तस्वीर बिहार से उभर के आई थी, वैसे ही आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन वैसे ही शानदार तस्वीर उभर के नजर आई है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, एक शानदार तस्वीर उत्तर प्रदेश से, और ये कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट को हिलाने के लिए काफ़ी है। और बीजेपी के अंदर जो अंदर खाने बहुत कहा जा रहा है कि काफ़ी नाराज़गी भी है, और हो सकता है कि चुनाव की घोषणा के बाद कुछ चीज़ें धरातल पर आपको दिखाई भी दें। आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपुर जी आपके पास, किस हिसाब से आप देखते हैं, चूंकि ये यात्रा ऑलरेडी उधर से निकल चुकी है और अब मध्य प्रदेश यात्रा पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले आज जो कुछ भी हमने देखा उस पर आपका विश्लेषण। राजू जी देखिए, सबसे पहले जो खबर आपने बताई है कि मन की बात का आखिरी एपिसोड हो गया है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर इसी मुद्दे को लेकर चला जाए पब्लिक के बीच, क्या आप चाहते हैं कि 2-3 महीनों के बाद आप मन की बातें और सुनना चाहते हैं क्या? तो मुझे लगता है बाजी काफी पलट सकती है, क्योंकि मन की बात 10 साल से सुनकर अब मुझे नहीं लगता कि कोई मन की बात के अगले एपिसोड सुनना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और अपना एक तरह से, क्या मेरी आवाज आ रही राजू जी? इधर जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि मन की बात जो है अब ये थम गया है, तो हम उम्मीद करें कि बहुत आगे अब कोई सुनने की देश को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका माहौल बन रहा है। दरअसल देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच आप देखिए विमर्श का और मतदाताओं का भी आदान प्रदान हो रहा है। मुझे लगता है कि बड़े नेचुरल एलीज हैं इन लोग बहुत ही स्वाभाविक एक तरह से पार्टनर्स इस गठबंधन के। अभी तक जो राहुल गांधी कह रहे थे उसी के समांतर जो अखिलेश यादव भी पीटीए का नारा लेकर चले हुए हैं, पिछड़े जो अल्पसंख्यक हैं और दलित, इन्हीं लोगों की बात राहुल गांधी भी लगातार कर रहे हैं कि आप अपनी संख्या को जानिए और आप तय कीजिए कि आपको सत्ता में कितनी भागीदारी चाहिए। अभी पिछले कुछ समय से जिस प्रकार से युवा आकर उनके साथ उस पे आ रहे हैं, उनके साथ मंच पे आ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, अग्निवीर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उससे हमें नुकसान हुआ है, किस प्रकार से पेपर लीक हो गया उससे हमें नुकसान हो रहा है। तो ये इस तरीके से जो विमर्श जो तैयार हो रहा है, वह विमर्श हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी जो दूसरे दल हैं उनको अपने अपने नेताओं को जो है वो प्रेशराइज करेगा कि आप इंडिया गठबंधन के साथ जाइए। वरना जो राष्ट्रीय लोकदल के देखिए नेता रह गए पीछे और कार्यकर्ता आ गए, उसमें शामिल हो गए और उन्होंने समर्थन दिया इस आज की यात्रा में राहुल गांधी की। जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक और बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने ये लिखा है कि उनकी जो राहुल की जो यात्रा है उसके लिए रालोद के कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने आभार जताया कि उन्होंने समर्थन दिया है। ये एक तरह से जो है रालोद के जो नेता जो हैं उनको भी एक तरह से संकट में डालेगा। उनको बता रहे हैं कि आप अकेले उधर रह गए हैं, लेकिन आपकी अपनी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सारे हमारे साथ आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माहौल जिस तरीके से बहुत तेजी से बन रहा है इसी को लेके अब राहुल गांधी आगे भी जाएंगे। आप राजस्थान की बात कर रहे थे, राहुल लाल जी के वहां के जो मुख्यमंत्री के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। एक तस्वीर बड़ी जबरदस्त आज वायरल हो रही है जिसमें अंदर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह वगैरह खाना खा रहे हैं और बाहर जो है मनोज तिवारी साहब जो है वो पहरा दे रहे हैं कि कोई अंदर न चला जाए। ये तस्वीर भी जो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की स्थिति क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका संदेश भी धीरे धीरे लोगों के पास जाएगा। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से कई बड़े नेता हैं, उन्होंने एक तरह से दूरी बना ली है। मुझे बड़े दिनों से नितिन गडकरी नजर नहीं आ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जबकि आज जो सुदर्शन सेतु का जो और जो वहां पर जो द्वारिका बेट में जो
बहुत बड़े पुल का जो उद्घाटन हुआ है, उसका बड़ा श्रेय तो जो है उसमें कायदे से नितिन गडकरी को भी वहां पर उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन वो कहाँ है हमें नहीं पता। तो इस तरीके से जो माहौल बदल रहा है, इस माहौल का असर हम आने वाले समय में निश्चित रूप से देखेंगे, और इसी को लेकर अब राहुल गांधी आगे जाएंगे और बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सियासत में जो बड़ा बदलाव जो आप कह रहे हैं, बड़ा बदलाव जो है दरअसल विमर्श का बदलाव है। अब लोगों को राम मंदिर वगैरह की बात, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि वो बेअसर हो गया है, इसलिए अब मोदी जी को फिर से जाना पड़ा है द्वारिका बेट में। वो कह रहे हैं कि मैं समुद्र के नीचे जाके उनके दर्शन करके आया, मैं गदगद हो गया। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि हम लंबे समय से कांग्रेस से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है इस पर ध्यान नहीं देती, जबकि वो भूल गए कि बहुत लंबे समय तक तो खुद ही मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और वो चाहे तो उस समय बना सकते थे, और पिछले 10 सालों से वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो अब कहीं जाकर उन्होंने इसका उद्घाटन भी एकदम अंतिम समय के लिए शायद रोक कर रखा हुआ था। तो द्वारिका अब उन्हें कितना फायदा देगा ये हम नहीं जानते, क्योंकि वहां पर अब ऐसा कोई नई चीज नहीं होने जा रही है, क्योंकि राम मंदिर ही जब बेअसर हो गया तो अब कृष्ण जी कितना मदद कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी की, ये देखने की बात होगी राजू जी। जी, राम और कृष्ण दोनों के शरण में जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं। अब शिव के दरबार पे तो लगातार जाते ही रहते हैं, और वहाँ से नशेड़ी और क्या क्या बोल रहे थे, परसों भाषण दे रहे थे। तो लेकिन चलिए, भगवान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर भी क्या इस बार खुद के लिए वोट मांग पाएंगे? माँ गंगा का बेटा कह के गए, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगवा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई हैं। नई चीज़ों में अब नई बातें, और नई बातों में सबसे बड़ी बात कि इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। अमलेंदु उपाध्याय जी, इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। ये दोनों लड़के उत्तर प्रदेश में अब क्या कुछ लगता है, क्योंकि 2017 का रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आया था, 2024 साथ हैं, हो सकता है कि और भी कुछ दल आ जाएं साथ में, और यहाँ पर आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी वाले जो हैं वो अपने वोटर्स को इधर शिफ्ट करा पाएंगे कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के लोग क्या समाजवादी पार्टी की तरफ वोटर्स शिफ्ट करा पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप जब दोनों एक साथ आते हैं, एक मंच पे आते हैं, हाथ मिलाते हैं, चुनाव में जाते हैं, तो वोटर्स शिफ्ट होने चाहिए। ऐसा लगता है क्या कि हो सकता है? राजीव जी, निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस समय इंडिया गठबंधन का वोटर है वो किसी पार्टी का वोटर नहीं है राजीव जी, ना वो समाजवादी पार्टी का वोटर है, ना वो कांग्रेस का वोटर है, वो इस समय इंडिया गठबंधन का वोटर है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। तो इस समय वोट ट्रांसफर की दिक्कत मुझे लगता है कि कोई नहीं है, कि कोई वोट ट्रांसफर करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा, ये समस्या है ही नहीं है। क्योंकि समस्या जो भारतीय जनता पार्टी के सामने, इंडिया गठबंधन के सामने समस्या नहीं है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि आगरा में जिस तरीके का जन समर्थन और जन सैलाब उमड़ा है राजीव जी, वो आगरा जो है वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ भी नहीं है, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है उसको अगर देखा जाए तो यहाँ जिस तरीके से हो रहा है, तो उसमें वोटों का ट्रांसफर का मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। और 2017 की परिस्थितियां दूसरी थी, तब कांग्रेस की जो थी वो जो खाट बिछा रहे थे वो प्रशांत किशोर बिछा रहे थे, और वो खाट खाली करवा के चले गए थे। तो 2017 की चीजें दूसरी थी, और अब वो कोई प्रशांत किशोर टाइप के लोग जो है ना कांग्रेस के साथ में, ना समाजवादी पार्टी के साथ में, बाद में वो समाजवादी पार्टी के लिए भी खाट बिछा रहे थे प्रशांत किशोर जो थे, तो कोई प्रशांत किशोर भी नहीं है, तो इसलिए वो समस्या नहीं है। दूसरी बात राजीव जी की दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के ऊपर, दोनों दलों के नेताओं के ऊपर जनता का दबाव है कि एकजुट रहो, तो इसलिए एकजुटता बनी रही। और उत्तर प्रदेश से ही जो इंडिया गठबंधन की पहली सीट शेयरिंग की जो घोषणा हुई है राजीव जी, वो भी जनता का ही दबाव है। और आगरा पहुंचने से पहले ये घोषणा हुई सीट शेयरिंग की, वो इसलिए हो गई कि अगर आगरा तक सीट शेयरिंग की घोषणा नहीं होती, अखिलेश यादव जिस तरीके से बोल चुके थे, अगर वो शामिल नहीं होते तो फिर ये उल्टा प्रभाव था वो समाजवादी पार्टी के ऊपर भी पड़ता। तो एक तरीके से जनता के दबाव, बहुत सारे दबाव हैं, वो दबाव सारे काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है वोटों का ट्रांसफर वो निश्चित तौर पर होगा। हालांकि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था राजीव जी, उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ था, और समाजवादी पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफर हो गया था। तो यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी 5 की 5 रही थी, और बहन जी की पार्टी जो थी वो 0 से 10 पहुंच गई थी। तो ये बहन जी ने अब या तो कराया नहीं, स्ट्रेटेजिकली था, या जो भी रहा हो, दूसरा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर है उनके बीच में एक शत्रुतापूर्ण काफी माहौल भी लंबे समय तक बना रहा, तो इसलिए भी उस समय दिक्कतें आई कि आपने एकदम से समझौता तो कर लिया मगर आप जमीन पे नहीं करा पाए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के और मतदाता के बीच में
कोई इस तरीके के संघर्ष की स्थिति नहीं दिखती है जिस तरीके की सपा बसपा के मतदाताओं के बीच में एक संघर्ष की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो इसलिए लगता है कि वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि उत्तर प्रदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने की स्थिति में आ रहा है। तो इसलिए जो है लक्ष्य यही है कि चैलेंज कौन दे रहा है, तो किस तरीके से चैलेंज दिया जाएगा, तो वो ट्रांसफर यहाँ निश्चित तौर पे होगा। और इसीलिए आप राजीव जी देखिए प्रधानमंत्री जो आज उन्होंने घोषणा कर दी कि उनका आखिरी जो है ये इस बार का मन की बात है। अब वो चूंकि बड़े आदमी है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो इसलिए उन्होंने बड़ी बातें कर दी कि 3 महीने के बाद वो फिर आएंगे, लेकिन उनका दिल कह रहा है कि आखिरी बार जो है उन्होंने मन की बात की है और आकाशवाणी जो है अब उनको मौका नहीं देगा कि वो मन की बात जो है फिर से कर सके। तो ये राजीव जी कुल मिलाकर के परिस्थितियां हैं। जी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, क्या आपको लगता है माहौल बदल गया है या बदल रहा है? एक निश्चित रूप से माहौल दिन पे दिन बदल रहा है और परिस्थितियां इंडिया एलायंस के बेहद अनुकूल होती चली जा रही हैं। और निश्चित रूप से इसमें जन दबाव तो है ही, लेकिन आपस में इंडिया एलायंस की लीडरशिप की भी जो समझदारी है वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल को समझते हुए एकजुट हो रही है और उसमें जो कामयाबी मिल रही है उसके पीछे आप उस पूरे विश्वास को देखिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब जो मोदी जी ने कहा है मन की बात, तो अब वो मन की ही बात तो शायद अकेले में कहीं बैठ करके गुजरात जाएंगे या कहीं और जाएंगे उसके बाद करेंगे ये डेफिनेटली, लेकिन दिल्ली तो अब बदलने वाली है। ये जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, आज बंगलौर की जो तस्वीरें हैं या दो तमाम और दूसरे जगह की जो तस्वीरें हैं वो ये दिखाती हैं कि अब माहौल काफी कुछ बदलने लगा है। और जिसको कोशिश की गई थी कि राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर और नरेंद्र मोदी के अपने ब्रांडिंग के सहारे ये चुनाव जीत लिया जाएगा, तो जो रोजाना असफलताएं सामने आ रही हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में ही जहां न्याय यात्रा चल रही है वहां आपने बेरोजगारों के साथ क्या किया। कई पेपर, एक नहीं दर्जनों भर पेपर लीक हो चुके हैं अब तक और कई बच्चे वहां आत्महत्या कर चुके हैं। यही जो पुलिस का पेपर लीक हुआ है उसी में कन्नौज के अंकित पाल नाम का एक बच्चा, उसने आत्महत्या कर ली। और ये अति पिछड़ा समाज है जिसको नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ खींचा था, वो अति पिछड़ा समाज जो बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जो महंगाई की मार झेल रहा है, जिसके पास अब नौकरियां नहीं हैं और शिक्षण संस्थानों में वो प्रवेश नहीं ले पा रहा है, वो क्या करेगा? मोदी जी को कब तक वो ये सोच करके कि नहीं मोदी आएंगे तो वो अच्छा करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, ये सब मुझे लगता है कि चीजें अब दूर हो चुकी हैं। लोगों ने बर्दाश्त किया है 10 साल तक मोदी जी को, उन उम्मीदों में कि शायद अब मोदी जी कुछ कर दें, लेकिन उनका हर वादा जुमला साबित हुआ। किसान दिल्ली के सरहदों पर जिस तरह से जूझ रहे हैं और ये सरकार जो कर रही है, कीलें गड़वा करके, वो कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके, पुलिस की गोलियां ही चल रही हैं, लाठियां तो चल ही रही हैं, आंसू गैस के गोले, कई किसान उसमें हताहत हुए हैं, 1-2 तो मारे गए हैं। ये स्थितियां आपने लाकर के खड़ी कर दी हैं, तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का वो बेल्ट, उसमें आप क्या जवाब देंगे? तो मोदी जी के लिए स्पेस है कहां इस वक्त? वो जो उनकी एक भक्त मंडली है, जो उनका एक अंध समर्थक है, वो जरूर उसी बात को कहेगा और रोज वो भजन करेगा मोदी जी का। लेकिन हालात ये हैं कि लोकतंत्र अब फिर से जीवंत होने जा रहा है और उसमें जिस तरह से न्याय की हत्या की गई, इस दरमियान लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस की हत्या की गई, ये तमाम मुद्दे लोगों के सामने हैं। तो सिर्फ जीवन का सवाल नहीं है, जीने के तरीके का भी सवाल है कि डिग्निटी हमारे पास होगी कि नहीं होगी। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो आपने सवाल पूछा है कि पूरा रुझान लोगों का बदल रहा है और माहौल भी पल पल बदल, एक एक दिन राजनीति बदल रही है इस समय। आज क्या है, कल क्या होगी, ये भी आप देख रहे हैं। और एनडीए गायब हो चुका है। नरेंद्र मोदी भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चमक रहे हो, लेकिन दो लोगों के दिलों में तो अब वो उस तरह से राज नहीं कर रहे हैं जो कभी 14-15 में कर रहे थे। ये चीजें बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं। जी, चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। शकील अख्तर जी, क्या लगता है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में और सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, यहाँ एक पहले से कांग्रेस के लोगों से भी आप भी बात करते होंगे, तो उन लोगों को भी एक ये डर था कि पता नहीं यहाँ क्या कुछ होगा, यात्रा चल पाएगी ठीक से कि नहीं चल पाएगी। लेकिन अंत भला तो सब भला जो कहते हैं ना, तो आज जो
रैली दिखी और उसमें जो लोगों का रेला दिखा है, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर कितना उत्साह देखा जा सकता है, सुना जा सकता है? और समाजवादी पार्टी भी, जो अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर भी बहुत मतभेद की बातें आ रही थी, लेकिन आज सब कुछ खत्म होने के बाद क्या कुछ यहां से, क्योंकि एक उत्साहवर्धन अगर बड़े नेताओं में हो, पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके अंदर हो, तो खुद ब खुद एक मैसेज तो चला ही जाता है। क्या कुछ है यहां पर? देखिए, अंत भी भला हुआ और शुरुआत भी बहुत भली हुई थी। यूपी में जो है यात्रा ने प्रवेश बनारस से किया था और उसी बनारस में जाके मोदी जी को ये सब बोलना पड़ा कि राहुल ने ये बोला है, राहुल ने वो बोला है, और उसका जवाब युवाओं ने खुद दे दिया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ हम सड़क पर हैं। अभी देखिए राजीव जी, 2017 की बात बहुत हो रही थी, हम थोड़ा सा 2017 के बारे में बता दें। 2017 में पहले कांग्रेस ने तय किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, उसी की सारी तैयारियां हुई थी। लेकिन जिस प्रशांत किशोर का जिक्र अभी अमलेंदु जी कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती जो है समाजवादी पार्टी से वो समझौता करवा दिया था, जबकि उसके लिए माहौल पूरी तरह बना नहीं था। दूसरी जो एक बात हुई है वो भी बता दें, हम लोगों को याद नहीं है, 2017 में यूपी का कांग्रेस का इंचार्ज कौन था? गुलाम नबी आजाद। और उसके बाद जब चुनाव हो गया, कांग्रेस बुरी तरह हार गई, उसकी जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें वहां के उम्मीदवारों ने साफ साफ कहा कि हमें टिकट जो है पैसा दे के दिया गया है। बहुत बुरी स्थिति थी 2017 में। आज कांग्रेस के लोगों को याद होगी, ये बात अखिलेश को भी मालूम है कि उस वक्त जो है टिकट बेचे जाने की इतनी बड़ी बड़ी खबरें आई थी और जो समझौता नहीं होना चाहिए था, उस वक्त कार्यकर्ता तैयार नहीं था, उम्मीदवार तैयार नहीं थे, उसे वहां पे प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए करवा दिया। आज प्रशांत किशोर कहां है? आज गुलाम नबी आजाद कहां है? तो उसके दो ही कल्पित हैं, दो ही खलनायक है 2017 के, राहुल और अखिलेश नहीं है कि राहुल और अखिलेश 2017 में भी साथ थे तो कुछ नहीं हुआ। उस वक्त ये प्रशांत किशोर आजाद की वजह से उस चुनाव में हालत खराब हुई थी जी। और अब यात्रा यूपी में बनारस से बहुत अच्छी तरह प्रवेश करके आगरा से बहुत अच्छी तरह निकल के गई है। इसलिए ये जो है अब संदेश दूसरे सभी राज्यों में जाएगा। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी के अंदर 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में 2014 के मुकाबले 2019 में सीटें कम हुई हैं, और अब आप देखेंगे कि 2019 के मुकाबले 2024 में तो स्थिति बहुत ज्यादा बुरी रहने वाली है। क्यों? क्योंकि जनता पूछ रही है कि इनको आए हुए 8 साल करीब हो जाएंगे राज्य सरकार को और 10 साल हो जाएंगे केंद्र सरकार को, आपने डिलीवर क्या किया यूपी में? क्या दिया? जो हम जिक्र कर रहे थे अखिलेश का, तो लोग याद करेंगे कि अखिलेश ने तो हमको यहां पे लैपटॉप दिया, हमारे लड़के लड़कियों के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की, उससे पहले मायावती ने कानून व्यवस्था अच्छी की। आपने क्या दिया? तो ये आपने क्या दिया का सवाल अब गूंजने लगा है। अभी देखिए कि परीक्षा कैंसिल हो गई पुलिस की, कह रहे 6 महीने के अंदर कराएंगे, वो अब चुनाव के बाद होने वाली है। लड़कों को फिर से पढ़ाई करना है, लड़कों को फिर से कोचिंग लेना है, सारे खर्चे फिर से हैं, कैसे होगा? और ये बात हम फिर बता दें आपको कि पुलिस में भर्ती के लिए किस पृष्ठभूमि के लड़के और लड़कियां आते हैं, सब जानते होंगे। कमजोर वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, निम्न मध्यम वर्ग के। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने किस तरह से परीक्षा दी है, 48 लाख एडमिट कार्ड, बोलने में भी याद नहीं था, 48 लाख, और वैकेंसी कितनी थी? करीब 60,000 के करीब वैकेंसी थी। तो इतनी ज्यादा वहां पे बेरोजगारी है, कोई रोजगार का साधन ही नहीं है। सिर्फ एक सलाह है कि पकोड़े तलो। अरे पकोड़े तो तल लेगा, पकोड़े खरीदेगा कौन? खरीदने वाले के पास भी तो पैसे होना चाहिए। तुम भी पकोड़े तलो, हम भी पकोड़े तले, खाएगा कौन, खरीदेगा कौन? तो आज की तारीख में ये जो चुनाव है ये उसी दिशा में जा रहा है
कि एक तरफ बातें ही बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और दूसरी तरफ कुछ काम है, वो कांग्रेस के भी हैं, किसानों की कर्ज माफी जिसने यूपी में बहुत प्रभाव डाला था, मनरेगा जिसने यूपी के गांवों में रोजगार दिया। आज जो है वहां के गांवों में जो उद्योगपति रो रहे हैं कि हमारा सामान बिकना बंद हो गया, लोगों का पैसे ही नहीं, खरीदेंगे क्या। और पहले क्या होता था, टूथपेस्ट भी बिकता था, टूथब्रश भी बिकता था, बिस्किट भी बिकते थे, कोका कोला भी बिकता था, मैगी भी बिकता था। आज वहां पे जो सामान्य जरूरत की चीजें हैं, दाल चावल, इनके भी लाले पड़े हुए हैं लोगों को, जो रोज जरूरत का सामान है वो तक नहीं खरीद पा रहे हैं लोग। तो स्थिति जो है बहुत तेजी के साथ बदलना शुरू हुई है। निश्चित ही रूप से यूपी एक टर्निंग पॉइंट बन गया है अब ये, और आप देखेंगे कि ये जो यूपी में हो गया समझौता समाजवादी पार्टी से, दिल्ली में हो गया आम आदमी पार्टी से, बंगाल में भी अब होना ही होना है। ममता बनर्जी के समझ में आ गया है कि जिस तरह से बंगाल के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, अगर वो समझौता नहीं करेंगी तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। कांग्रेस के लिए क्या फर्क पड़ेगा, आज लोग ये बात कर रहे हैं, 5 सीटों की तो बात ही है, वहां पे 6 सीटों की बात है, 5 या 6 ही तो दे रही है ना, वो उससे ज्यादा दे नहीं रही। तो कांग्रेस पे या इंडिया गठबंधन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ने वाला है ममता बनर्जी पे, और ममता बनर्जी इस बात को समझ गई है। आज पूरे देश में एक हवा चल रही है, और हवा इस बात की है कि क्या हम बातों में ही बह जाएंगे, या हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि भावनाओं से निकल के वास्तविकता क्या है, हमारी रोजी रोटी की समस्या का समाधान कैसे होगा, हम उस ओर जाएंगे। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोजी रोटी की बात के साथ साथ यहाँ सियासत जो है वो किस दिशा में जा रही है इसकी चर्चा कर रहे हैं, और देश की सियासत में, देश की राजनीति में बड़ा बदलाव क्या हम देख रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, आप कह रहे थे पहले राउंड में कि कुछ आंकड़ों के साथ हिंदी बेल्ट की बात आप करेंगे, जरा वो आंकड़े बताइए क्या कुछ है, और यहां से कैसे हम बदलाव को देख सकते हैं। जी राजीव जी, ऐसा है कि जो इंडिया गठबंधन की केमिस्ट्री हम देख रहे हैं सड़क पे, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी आज बड़ी रैली हुई है जिसमें हजारों युवकों ने उनकी मेंबरशिप ली है। तो ये जो चौतरफा एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाई दे रही है, और एनडीए या बीजेपी आपको टीवी के स्टूडियो में दिखाई दे रहा है केवल, या कुछ तो एंकर्स के सहारे, 5-6 एंकर्स के सहारे चुनाव लड़ने की योजना कितना रंग लाएगी देखते हैं। जो यूपी में हो रहा है राजीव जी, उसकी मैं 3-4 आपको एग्जांपल देता हूं। अमरोहा सीट में 2019 में वहां पे दानिश अली बीएसपी से जीत गए थे। इस बार हो सकता है कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े वहां से, वो सीट कांग्रेस के पास है। 2019 में 52% वोट शेयर था इंडिया गठबंधन का, अगर जोड़ा जाए तो। अब मैं दूसरी सीट बताता हूं, कानपुर की सीट जी राजीव जी। कानपुर की सीट में 5 विधानसभाएं जिसमें 3 समाजवादी पार्टी के पास है। अब इसका फर्क पड़ेगा। इसके बाद आप देखिए बाराबंकी, जो अवध का एक इलाका, एक सीट है जो कांग्रेस के हिस्से में आई है, 45% वहां पे 45.6% वोट शेयर विधानसभा में आया था, और लोकसभा में 51%, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर मिला ले तो 51% वोट शेयर बाराबंकी से इंडिया गठबंधन का मिलता है, जो कि काफी आगे है बीजेपी से या एनडीए से। एनडीए तो वहां पे यूपी में नहीं है, बीजेपी ही है। अब एक और लोकसभा सीट, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के चुनाव में 41% वोट शेयर, कांग्रेस को वहां 16% मिला। यहां पे 42% मुस्लिम पॉपुलेशन है इस लोकसभा सीट पे। और अमेठी 2022 विधानसभा में 49% वोट शेयर था, और ये वोट शेयर स्मृति ईरानी के वोट से 8% ज्यादा है। रायबरेली की सीट 2019 के लोकसभा में 56% वोट शेयर था। सोनिया गांधी अब वहां से नहीं लड़ेंगी, राज्यसभा में आ गई हैं। तो इन कुछ सीटों पे आपको दिखाई दे रहा है कि 45%, 52%, 51%, 55%, 56%
इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है, ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो आज आगरा में हुआ है, ये अगर जारी रहेगा तो ये कन्वर्ट भी होगा सीटों में। तो ये जो कुछ सीटों में दिखाई दे रहा है, अधिकांश सीटों में अभी राहुल लाल जी भी ये बात कर रहे थे, और जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो और आंकड़ों के साथ और सीटों की चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। राजीव जी बिल्कुल 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 सीटों की बात, और अभी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात हो रही है, लेकिन समीर जी बसपा में भी बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है। आज एक बसपा के सांसद ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 10 जो सांसद हैं 10 के 10 या तो कांग्रेस की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ, और कुछ एक जो हैं वो बीजेपी की तरफ भी देख रहे हैं। यहां अगर मायावती इधर उधर नहीं जाती हैं, या तो एनडीए या इंडिया इन गठबंधन, एनडीए में गई तो उनका तो ऐसे ही बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन इंडिया में अगर नहीं आती हैं तो फिर क्या कुछ आप देखते हैं? क्योंकि 10 सांसद और 10 अगर उसमें से अगर 50% भी समाजवादी पार्टी मतलब इंडिया में अगर आ गए, 50% भी 5 भी आ गए, तो वो भी उनके जो समर्थक वोटर्स हैं उनका भी साथ तो मिलेगा ना इंडिया को। मैं तो शुरू से इस बात को मानता रहा हूं, यद्यपि अब गठबंधन में सीट शेयरिंग सपा और कांग्रेस के बीच में हो गई है, कि बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आएगी। और उसके लिए मुझे ये मालूम है कि अभी वो इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। एक बार जब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह भी दिया कि हम किसी गठबंधन में शामिल होंगे, तब भी जो मेरी जानकारी है या मैं समझ पा रहा हूं कि वो जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है, यानी आचार संहिता नहीं लग जाती है, तब तक शायद वो इस पर फैसला न करें। उसके बाद हो सकता है कि, और इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ती है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। उसके पीछे कारण ये है, अगर वो शामिल नहीं होती हैं तो उनको ये पता है कि उनकी पार्टी में सीटें तो बहुत दूर की चीज है, जो वोट शेयर भी अभी तक होता रहा है वो अब वोट शेयर भी गिरने लगा है, तेजी से गिरने लगा है। वो वोट शेयर दिखा रहा है कि अगर आपके कैंडिडेट्स में जीतने की संभावना नहीं रहेगी तो आपका जो डेडिकेटेड वोटर है वो भी आपको नहीं देगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। अब उसमें से कुछ बीजेपी की ओर भी जा सकता है, कुछ जो है वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जो है उसकी ओर भी आ सकता है। ऐसा हम लोगों ने पिछले 2-3 चुनाव में देखा हुआ है। 2014 में अकेले लड़ी, एक भी सीट नहीं मिली। 22 में विधानसभा का चुनाव लड़ी, 1 सीट वो मिली। वो व्यक्तिगत तौर पर सभी लोग जानते हैं कि वो कैंडिडेट जो है वो उनका अपनी सीट है, और इस बात को बहुजन समाज पार्टी की नेता भी जानती हैं। उनके बेटे की शादी में नॉर्मली लोग जानते हैं कि वो इस तरह से नहीं जाती हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों जो विधायक उनके हैं उनके यहाँ गई थी। तो अब और 2019 में जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो 0 से वो 10 सीटों पर आई, तो ये बहुत बड़ा जंप था, और ये उनको पता है कि ये जंप गठबंधन में आने पर उनको फिर से मिल सकता है। अगर वो गठबंधन में शामिल होती है तो आज की स्थिति में भी जो सबसे ज्यादा फायदा लेने वाली पार्टी होगी वो बहुजन समाज पार्टी होगी। उसका कारण ये है कि उसका अपना एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है, वोट शेयर जो है खुद का उनके पास है। लेकिन यही वोट शेयर अब जो है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये भी उनको पता है। तो अपनी पार्टी को लोकसभा में भी 0 कर दें, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, इस तरह से तो मुझको लगता है कि कोई पार्टी चाहेगी नहीं, अगर उसको आगे भी अपने को पार्टी के रूप में बनाए रखना है। दूसरी बार एनडीए गठबंधन में जाने की संभावना बिल्कुल 0 मालूम पड़ती है, क्योंकि उसका उनको कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। उसका जो फायदा भी होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको 15 सीट, 20 सीट, 10 सीट तो देगी नहीं। तो 1-2 सीट, 4 सीट के लिए जयंत चौधरी की तरह वो उनका इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का इतना कमजोर बेस भी नहीं है। तो जो संभावना अगर उनकी दिखाई पड़ रही है वो इंडिया गठबंधन के साथ जाने की ही दिख रही है। दूसरी बात, अगर वो इंडिया गठबंधन में नहीं जाती हैं तो उनके वोट शेयर का क्या होगा? जो उनका वोट होगा तो वो इसी तरीके से उसका विभाजन होगा। उसमें कुछ जो है वो एनडीए में जाएंगे और कुछ जो है वो इंडिया गठबंधन में आएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर वो उसका कुछ भी हिस्सा आया तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें कि वो बिल्कुल उसका प्रभाव जो है वो
सीट, उसका मतलब सीट को जिताने में वो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां हार और जीत का मार्जिन कम रहा है, और ये मैं विधानसभा और लोकसभा दोनों की बात कर रहा हूं। और गठबंधन में रहने की वजह से तो बहुत ज्यादा फायदा गठबंधन को होना ही है, लेकिन गठबंधन में नहीं भी अगर वो आती हैं तो फिर उनके अपने वोट जो है इधर उधर बिखरेंगे और वो फायदा फिर वो किसी को भी पहुंचाएंगे। लेकिन ये है कि कई जगहों पर ऐसे हैं कि वहां फिर उनके कैंडिडेट्स उस तरह से चुनाव करेंगे जाने का, जहां मजबूत स्थिति देखेंगे, कैंडिडेट्स की मजबूत स्थिति देखेंगे, या फिर बीएसपी से आए हुए सांसदों की। और ये चीज ये दिखा रहा है या उनके ऊपर एक दबाव भी डाल रहा है कि जो उनके सारे सांसद हैं, अभी तो 2-3 की स्थिति क्लियर हुई है, 3-4-5 लोगों की स्थिति क्लियर हो गई है, लेकिन ये 1-2 को छोड़ करके ये सारे के सारे किन्हीं दूसरी पार्टियों की ओर देख रहे हैं कि वो कब किस पार्टी से उनकी अपनी बार्गेनिंग बातचीत हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बसपा की हम बात कर रहे हैं, लेकिन भगदड़ की खबर जो है वो बीजेपी से भी खूब आ रही है। बस इंतजार है। अभी हमारे किसी साथी ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोगों में से किसी ने कहा कि नितिन गडकरी आज दिखाई नहीं दे रहे थे। आप लोगों में से किसी ने नितिन गडकरी, शायद प्रशांत जी या हाँ दीपक जी कह रहे थे। जी बिल्कुल, नितिन गडकरी आज जी बिल्कुल। एनडीए गठबंधन की अगर अभी थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने दीजिए। अभी तो 5 सीटें, 3 सीटें जो है वो राजभर जी मांग रहे हैं, और राजभर जी को तो 3 सीटें देंगे नहीं। उसके अलावा कम से कम 25-30 सांसदों के टिकट बीजेपी में कटने हैं, तो भगदड़ तो होनी ही है। ऐसा नहीं है कि सारे सांसद चुपचाप कार्यकर्ता बन जाएंगे, वो भी इधर उधर का रास्ता देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल लाल जी। एनडीए में और खासकर अगर भाजपा में ऐसी भगदड़, क्योंकि आप देखिए विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें सांसदों को उतारा गया। अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा में से 3 राज्यों में हमने देख लिए, धड़ाधड़ सांसदों को, 7-7 सांसदों को, 8-8 सांसदों को उतार दिया गया। अब यहाँ जो सांसद हैं उनको अगर आप टिकट नहीं देंगे और कुछ ऐसे लोगों के टिकट काटेंगे, जैसे राजनाथ सिंह की टिकट अगर काट दिए, चाहे आप नितिन गडकरी जैसे नेता के टिकट काट दिए, तो फिर तो स्थितियां जो हैं, मतलब ये माना जाए कि चुनाव की घोषणा के बाद जो हम अभी लिख रहे हैं देश की सियासत में बड़ा बदलाव, इसमें और 3-4 बड़ा बदलाव लिखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में इस समय वहां पे एक तानाशाही वाली व्यवस्था चल रही है। उनके तमाम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी की भी राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी, तो भाई दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के 5 सितारा जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहां पे भी खुशियां थी उसको लेके कि कम से कम इनके ऊपर कोई तो कंट्रोल करे इस गुजराती लॉबी के ऊपर। तो ये मामला वहां पे भी उठा, और तमाम लोगों को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है वो मामला काफी गंभीर। इसलिए बीजेपी में भगदड़ कैसे नहीं होगी। मैं उदाहरण देता हूं उत्तर प्रदेश से 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटें जीती हैं, उसमें से कम 22 सीट ऐसी जो 1 लाख से कम वोटों से वो जीती है। वो अब जो दृश्य अभी आगरा से आज नजर आ रही है, आप बताइए उस दृश्य से क्या दिख रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी, एक तो 2019 में हम लोग जानते हैं कि वो किन परिस्थितियों का चुनाव था, वो उस समय अगर उतने कम मार्जिन से लोकसभा चुनाव में 22 सीटें फंसी है भारतीय जनता पार्टी की, और इधर ये दृश्य नजर आ रहे हैं, तो बीजेपी के लोग कहां पे देखेंगे? उनको जब टिकट नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, राजीव जी, निरहुआ जी का बयान देखिए, उनका क्या बयान आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमने तो पूरी ताकत और मेहनत के साथ जो है कि मेहनत किया है अपने लोकसभा सीट में, लेकिन फिर भी हमें मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो बीजेपी के सांसदों में उनके ऊपर काफी दबाव है। उनके भारी संख्या में टिकट कटने वाले हैं, और जो टिकट कटने वाले हैं वो तो इधर से उधर करेंगे ही, और उनके लिए कई सारे ऑप्शन भी होंगे। उनके लिए ऑप्शन के संदर्भ जो है कि वो दूसरे खेमे में खुले हुए भी हैं। तो ये स्थितियां, और जो अभी गठबंधन दलों की बात कर रहे हैं, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जी को देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है। वो कब तक वहां पे टिकेंगे? अगर टीम इंडिया की स्थिति जैसे जैसे उनको मजबूत दिखेगी वो उधर से आ जाएंगे। संजय निषाद जैसे लोग अब वो कह रहे हैं कि हम राज्यसभा में इस कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। सोचिए, ये छोटे छोटे दल कभी भी एनडीए में कुछ मुखर होकर नहीं बोलते थे, लेकिन अब एनडीए के भीतर सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध के बिगुल सुनने के लिए मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति पर हम लोग बार बार बातचीत करते हैं कि वहां पे 3 दल हैं,
सबको असली असली का मोहर लगा दिया गया है कि भाई शिवसेना असली एकनाथ शिंदे चला रहे हैं। वो कहते हैं उन्हें भी 25 सीट चाहिए, अजित पवार कहते हैं उन्हें भी 25 सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है हमें भी 25 सीट चाहिए। भाई 75 सीटों की मांग हो रही है वहां पे, जबकि देखिए टीम इंडिया में सीटें फाइनलाइज हो रही हैं। तो प्रशांत जी ने बड़ी गंभीर चीज कही, ऐसा तो होना नहीं जा रहा है कि टीम इंडिया के लोगों के लिए चुनाव जो है कि अभी मार्च अप्रैल में होंगे और एनडीए वालों के लिए चुनाव जो है कि कोई अगले साल होने जा रहे हैं। तो उनके सीटों का गठबंधन कब बनेगा? मीडिया में तो यह माहौल बन रहा है ना राजीव जी कि चुनाव में केवल जो है कि टीम इंडिया को ही जाना है, एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को लगता है जाना ही नहीं है चुनाव में। वहां पे भी सीटों को लेकर बिहार में देख लीजिए चाचा भतीजे के बीच में किस तरह की मारामारी चल रही है। अभी आज भी जो वहां से चिराग पासवान के जो बयान आ रहे हैं, उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि तेजस्वी यादव की काफी भीड़ आ रही है, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र के अच्छे लोकतंत्र के प्रति मैं बधाई देता हूं चिराग जी को। तो वो बराबर चिराग पासवान एक तरफ देखिए वो नीतीश कुमार के लिए संकट बने हुए और तेजस्वी यादव की बार बार प्रशंसा करते हुए घूम रहे हैं। वो पत्रकारों के किसी सवाल, हर पत्रकार सवाल एक पूछ रहा है, प्रशंसा वो 10 कर दे रहे हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के भीतर की कुछ अजीबोगरीब परिस्थितियां, जिसे भारतीय जनता पार्टी को भी सुलझाना है। और मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, टीम इंडिया, अब तो टीम इंडिया में तो गठबंधन की तमाम स्थितियां घोषित हो या घोषित हो ही चुका है। प्रधानमंत्री जी, दो चीजें मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री बनारस के अपने सीट पे तो कमजोर हो ही रहे हैं, वो डरे हुए भी हैं। प्रधानमंत्री के लिए चुनौती गुजरात में भी पैदा हो गई है। वो बड़े वहां पे जो है कि फुल बटे फुल 2-2 बार 2014 में भी लेके आ गए, 2019 में भी लेके आ गए। गुजरात के तमाम कई वरिष्ठ पत्रकारों से मैंने बातचीत की, लोग बोल रहे हैं कि भरूच वाली सीट 100% आप जीत पक्की मान लीजिए, वहां पे वो ऐसा कैंडिडेट है बसावा जो है। तो आप सोच के देखिए कि अब तो सीटें कुछ कुछ खुलकर सामने आने लगी कि कहां पे किसकी हार होनी और किसकी जीत होनी है। यानी वो 100% वाला स्ट्राइक रेट मोदी जी का गुजरात में ही नहीं चलने जा रहा है, तो यूपी में क्या चलाएंगे 80/80 का फॉर्मूला। वो लोगों को, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाला है। और इस भीड़ को, आज जो आगरा में भीड़ आई है, उस भीड़ को देख के उनके कार्यकर्ताओं का भी उत्साह टूट गया है राजीव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आपने भरूच सीट की जीत पक्की करवा दी है। इंडिया गठबंधन वो सीट यानी आम आदमी पार्टी के खाते में है, वो जीत रही है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। और यहाँ से शायद जी राहुल लाल जी, वरिष्ठ लोगों ने पुष्टि की है उसकी, वहां पे जो लोग फील्ड में गए अभी तो नहीं, आप बिल्कुल मैं भी निकलूंगा, कह रहे हैं। बसावा बहुत मजबूत है वहां पे। और ऐसे भी आम आदमी पार्टी को लगभग 13% वोट मिले थे। आप याद कीजिए, कांग्रेस की जो हालत खराब हो गई पिछले विधानसभा चुनाव में, उसमें आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान था। और इस बार आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पे, भरूच और भावनगर, इन 2 सीटों पे लड़ रही है। उसके अलावा सपोर्ट कर रही है। इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट यानी कांग्रेस का कैंडिडेट जो है, वहां 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और अगर अपने ही गृह राज्य में अगर 5-7 सीटों से भी उतर गई बीजेपी, मोदी जी उतर गए, तो दूसरे राज्यों में हालत उतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, जिसकी उम्मीद यहां साफ दिखाई दे रही है। यानी अभी इंतजार कीजिए थोड़ा सा और, उसके बाद देखिए क्या कुछ होता है। बसपा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की बात भी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अकाली दल की हरसिमरत कौर को अभी थोड़ी देर पहले नारेबाजी करके उनको खदेड़ दिया है। तो ये खबर भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, और वो भी पंजाब में। तो पंजाब का हाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हाल हो, चाहे गुजरात का हाल हो, या बाकी और इन राज्यों के अलग अलग जो वहाँ की जो सियासी जो समीकरण वहाँ का है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। क्या कहता है 24 का गणित, इस पे भी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शकील अख्तर जी, समीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत टंडन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़े थे। प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका